A very warm good morning to Knowledge Junction 2.0 subscribers, viewers. Heartful thanks for giving us the unprecedented response for our MCQ series that we have started on 1st of July 2024. साथियों, बहुत ही important announcement है कि हम महा रिवीजन क्लासेस फ्री कर चुके हैं। जी हाँ, फ्री कर चुके हैं। 10 AM हर दिन ये टॉपिक वाइज क्लासेस हो रही हैं, जिसमें क्लास नोट्स के रिवीजन प्लस सेलेक्टेड प्रैक्टिस, जिसका एक सैंपल मैं आपको इस वीडियो में भेज रहा हूँ। विक्टोरियनिज्म के क्वेश्चंस का सैंपल, आपको मजा आ जाएगा साथियों। ये टॉपिक और ये सीरीज आप लोगों को बिल्कुल फ्री है। स्पेशली ऑल द ओल्ड लर्नर्स या जो केजे का कभी भी पढ़ रहे हैं, आइए और इससे जरूर जुड़िए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है, ये 2:30 PM पे चल रही है। ये पेड है। एक नॉमिनल अमाउंट हमने रखा है, जिसमें हम आपको एमसीक्यू सीरीज प्लस अपने मेरे क्लास के बने हुए हाईली क्यूरेटेड पीडीएफ्स भी शेयर कर रहे हैं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन ही खुला है। 7217469297। जी हाँ, 7217469297 में रमेश परगई सर को आप कॉल करके जल्दी से जल्दी इस एमसीक्यू सीरीज में जुड़ जाए, क्योंकि एमसीक्यू सीरीज में आप जुड़ेंगे तो आपको एडिशनल जो है 50 क्वेश्चंस पर डे इंग्लिश के मिलने वाले हैं। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पेपर 1 के लिए क्या है, तो पेपर 1 के लिए मैंने आपको बताया है कि हमारे साथी सुराड़ी सर हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पेपर 1 में मॉक टेस्ट करा रहे हैं लगातार टॉपिक वाइज। तो साथियों, इसके लिए भी आप रमेश सर को इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अब यही वो समय है जब मेक और ब्रेक करना है। तो आप इसको जरूर देखें। इस वीडियो में आगे जो मैंने टॉपिक आपको समझाया है उसको देखें, और इस नंबर पे कॉल करके एमसीक्यू सीरीज से जुड़ जाएं। एमसीक्यू सीरीज से अगर आप जुड़ते हैं, जो कि पेड है, तो आपको महा रिवीजन सीरीज अपने आप ही ऑटोमेटिकली फ्री मिल जाएगी, जिसमें रिकॉर्डिंग्स हैं। और इतना ही नहीं साथियों, मैं आपको फिर से ये याद दिला दूं कि हम 4 बजे सुबह हार्टफुलनेस मेडिटेशन की ऑनलाइन क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री फॉर केजे नॉन केजे जो भी इंटरेस्टेड बिलिंग लर्नर्स हैं, सीकर्स हैं, क्योंकि मेरे महान गुरुओं ने कभी भी इसके लिए कुछ पे नहीं लिया। तो मैं मेरी हैसियत क्या कि मैं इसके लिए कुछ पे आप लूं। तो इसीलिए ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये मेरे लिए एक महान अवसर है कि मैं आप सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊं, कर सकूं। और इसके लिए मैं हम्बली बो डाउन टू द ऑलमाइटी, टू माय गुरुज फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो आइए जुड़िए टीम केजे से, और आप सब केजे की हिस्सा है। और वॉलंटियर टीम को वंस अगेन मेरा रॉयल सैल्यूट है, और केजे के सपोर्ट मेंटर्स को मेरा रॉयल सैल्यूट है। और हर वो टीचर जो बच्चों के लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, जिसके पीछे के जो भाव हैं, पैसा कमाना नहीं है, बट बच्चों को एक अंदर से उनको इम्प्रूव करना है। तो हर उस टीचर को मेरा दिल से सलाम है आज। ठीक है, थैंक यू सो मच, और फिर जुड़ते हैं आपसे। को शुरू करते हैं। सब लोगों का ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग जैसे कि जानते हैं विक्टोरियन एज के लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आज विक्टोरियन एज पर कल हमने बात करी थी, उसके कुछ एमसीक्यूज हैं, और साथ साथ हम लोग बेसिकली जो है आगे के लिटरेरी टर्म्स को भी देखेंगे। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, पंजी देखिए आप तो आए नहीं, हम आगे। और हिमानी हिमानी ने भी कहा था ऑफलाइन में। जी ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, चलिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल सर। जी, तो कुछ मैं विक्टोरियन एज के क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ क्लास को। उससे पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को क्विकली बता रहा हूँ। देखिए, 2-3 चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। जैसे लिटरेरी एजेस जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये जितने भी लिटरेरी एजेस हैं, स्पेशली न्यू लर्नर्स भी हमारे साथ नेट के लिए भी हैं, और एलटी वाले भी, कुछ ओल्ड लर्नर्स भी हैं, न्यू लर्नर्स भी हैं। तो लिटरेरी एजेस जो हम पढ़ते हैं, तो लिटरेरी एजेस बेसिकली होता क्या है, दे आर द टाइम पीरियड्स। लिटरेरी एजेस आर द टाइम पीरियड्स, ठीक है, जो कि कौन डिसाइड करता है या कौन डिवाइड करता है इनको, क्रिटिक्स जो हैं
द क्रिटिक्स डिवाइड दिस टाइम पीरियड्स इनटू डिफरेंट टाइम जोन्स, ठीक है। तो क्रिटिक्स करते हैं पहला क्वेश्चन। दूसरा, होते क्या है लिटरेरी एजेस, टाइम पीरियड्स होते हैं। इन टाइम पीरियड्स में क्या होता है, ठीक है, लिटरेचर की कुछ स्पेसिफिक हम कह सकते हैं कि फीचर्स दिखाई देते हैं, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स दिखाई देते हैं, जैसे एज ऑफ चौसर। अगर हम कहें कि फर्स्ट एज जो है हमारी, वैसे तो एंग्लो सैक्सन एज है, एंग्लो सैक्सन इज लिटरली कॉल्ड एज द फर्स्ट एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, विच इज फ्रॉम 450, जब एंग्लो सैक्सन इन्वेजन हुआ था ब्रिटेन में। इसके लिए आप मेरे पुराने लेक्चर्स में डेमो वाले लेक्चर्स भी भेज दूंगा, वो लिंक भेज दूंगा, वहां पर 10 से 12 लेक्चर्स मेरे हैं लिटरेरी एजेस के, उनको जरूर देख लें आप। तो 450 से 1066 ये पहली एज थी, फिर उसके बाद एंग्लो नॉर्मन, चौसर और इस तरीके से एजेस का सीक्वेंस चला। तो अगर ये बोलते हैं कि या पूछा जाता है कि क्यों डिवाइड किया जाता है लिटरेरी एजेस को, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है। लिटरेरी एजेस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइम पीरियड्स बाय द क्रिटिक्स। कौन करता है, क्रिटिक्स करते हैं। क्यों किया जाता है, फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है। किस बेसिस पे किया जाता है, उनके कुछ स्पेसिफिक लिटरेरी फीचर्स के बेसिस पर किया जाता है। कई बार जो है लिटरेरी एजेस को डिवाइड करने के जो फैक्टर्स होते हैं वो लिटरेरी फैक्टर्स ही नहीं होते हैं, उसके अलावा और क्या क्या होते हैं देखो, जैसे पॉलिटिकल टाइम पीरियड भी होता है, पॉलिटिकल टाइम पीरियड जिसे हम कह सकते हैं, ये भी होता है। और इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि किसी राइटर का बर्थ और डेथ भी होता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लाइफ स्पान ऑफ द मेजर ऑथर। तो ये तीन फैक्टर आ गए अब, लाइफ स्पान ऑफ द मेजर ऑथर, ठीक है। तो तीन फैक्टर बेटा, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी ध्यान देना। एक तो क्या होता है, स्पेसिफिक लिटरेरी फीचर हो गया, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, पॉलिटिकल टाइम पीरियड। और नंबर 3 क्या होता है, लाइफ स्पैन ऑफ द मेजर ऑथर। जैसे चौसर की लाइफ स्पैन के बेस पर हम देखते हैं 1340 टू 1400 एज ऑफ चौसर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको बतानी थी। अब अगर हम अभी बात करें विक्टोरियन एज की, ठीक है, तो विक्टोरियन एज की अगर हम बात करें, तो विक्टोरियन एज हमारा जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है, तो हमने उसमें देखा साथियों कि विक्टोरियन एज में हमारा जो ओवरऑल टाइम पीरियड है वो क्या है, 1837 से 1901 तक है। विक्टोरियन एज जो है हम कह सकते हैं कि अगर इसमें बात करें कि विक्टोरियन एज में Queen Victoria came to the throne, and this age is from 1837 when she came to the throne, and it remained till 19 or she remained till 1901, ठीक है। तो 1837 to 1901। एक और चीज बेटा, जो 18 है अगर, तो हम इसको 19th सेंचुरी पढ़ेंगे, 18th नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 18 तो पूरे हो गए पहले ही, तो हम कहेंगे सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, रफली स्पीकिंग सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी क्या है आपका, विक्टोरियन एज है, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 1837 से 1901, ठीक है। तो इसको फिर मैंने कल ही बताया था कि इसको रफली हम दो हाफ्स में डिवाइड कर दें, जिसको हम कहते हैं अर्ली विक्टोरियन एज। इसके बहुत सारे नाम हैं, एमसीक्यूज भी आएंगे आज इस पर, ठीक है। अर्ली विक्टोरियन एज जो कि कब से कब तक है आपकी, 1837 से 18 जो है 71, हार्डी का पहला नॉवल आया है 71 में, जिसको लिखना होगा लिख लेना, 1871 में क्या है, थॉमस हार्डी का पहला नॉवल आया है, ठीक है, डेस्परेट रेमेडीज, है ना। और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, जिसके लिए थोड़ा फास्ट होगा वो रिकॉर्डिंग से सुन लेना बाद में। 1871 से 1901 जो सेकेंड हाफ है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं भाई, लेटर विक्टोरियन एज। सेकेंड हाफ को हम क्या कहते हैं, लेटर विक्टोरियन एज। सेकेंड हाफ को हम कहते हैं लेटर विक्टोरियन एज, ठीक है। तो ये आपका देखा जाए तो ये विक्टोरियन एज का एक रफ टाइम पीरियड है, ठीक है। तो चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं। आज के क्वेश्चंस देखिए, 2-3 रेंज के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस बच्चों का भी मिल रहा है। तो मैंने कल भी बताया था आपको, शेरो शायरी भी करी थी क्लास में, और ये भी बताया था कि जो है इससे क्या होता है, हम एज ए टीचर हम लोग भी बहुत पैशनेट हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे भी जुड़ते जा रहे हैं मॉक टेस्ट की सीरीज में, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन की रेंज भी बढ़ा रहा हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब लोग रेडी हैं, एक बार ऑनलाइन में भी बता दें, क्लियर चल रहा है सब लोगों के लिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। 2-3 वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। एक ये मैंने इस फाइल का केजे सौरभ सर स्पेशल करके ही लिखा है नाम, इंपॉर्टेंट फाइल है, विक्टोरियन और रोमांटिक लिखा है इसमें मैंने, लेकिन इवेंचुअली विक्टोरियन एज के ही क्वेश्चंस बन पाए, तो रोमांटिक के हमने कल कर भी लिए थे। तो विक्टोरियन ही से आप इसमें लिख सकते हैं एमसीक्यू ऑन विक्टोरियनिज्म। इस फाइल का नाम सौरभ सर स्पेशल करके आप लिख देंगे, क्योंकि 2-3 फाइलें विक्टोरियन एज के एमसीक्यूज पे, एक फाइल का नाम है ये, एक फाइल का नाम, पहले नेमिंग क्लियर होनी चाहिए,
दूसरी फाइल का नाम है विक्टोरियनिज्म और तीसरी फाइल का नाम खाली है एमसीक्यूज विक्टोरियन एज। तो एक सौरभ सर विक्टोरियन, एक ऐसे करके नेम कर लें, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, एक विक्टोरियनिज्म और एक खाली विक्टोरियन एज या एमसीक्यू ऑफ विक्टोरियन एज। तो उसी सीक्वेंस में करेंगे। पहले सौरभ सर स्पेशल वाली, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे आपके, ठीक है। तो आज मैं पूरे मॉक टेस्ट की ही इसमें भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चलिए, तो पहला इसमें आ गया, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट और विक्टोरियन एज। ग्रुप में शेयर कर दूंगा बाद में, ठीक है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विक्टोरियन एज पे कौन सी है? सारे बच्चे ट्राई करें। इसमें यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में न्यू जॉनर्स लेड टू नहीं होगा, अपील्ड टू, दोनों एक जैसे हो गए। न्यू जॉनर्स अपील टू न्यूली मास ऑडियंस। पहला है रेल नेटवर्क्स मेड टेक्स्ट इजीली एक्सेसिबल। दूसरा है न्यू जॉनर्स अपील टू न्यूली मास ऑडियंस। तीसरा है विक्टोरियन लिटरेचर अप टू अ पॉइंट ऑल्सो टारगेटेड एलीट क्लास। और चौथा है इट वॉज एन एरा ऑफ स्टेबिलिटी एंड अनप्रेसिडेंटेड पावर। आपको इनकरेक्ट वाले को मार्क करना है, 3 करेक्ट होंगे। हाँ बताओ, ऑफलाइन में ये बताओ। यस धीरज, डी। हाँ हाँ विनोद। ऑनलाइन वाले सारे यहाँ डालो अपने चैट बॉक्स में रिस्पॉन्सेस। जी ठीक है। हाँ इधर कार्की, सी, डी, ठीक है। हाँ गीता, कंचन, चलो आपका तो अभी न्यूली, यू आर अ न्यू लर्नर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गीता बताओ। हाँ ब्रजेश, संतोष, डी। देखो आंसर देख लेते हैं, आओ इधर देख लेते हैं ऑनलाइन में क्या कर रहे हैं इसका। काफी बच्चे डी कह रहे हैं, तो मैं आपको बताते चलूं कि जो डी है ना, इसका आंसर नहीं है, क्योंकि विक्टोरियन एज तो स्टेबिलिटी की एज है ही, और पावर भी इसमें सबसे ज्यादा हुआ है, ठीक है। द आंसर इज सी, विक्टोरियन लिटरेचर टारगेटेड एलीट क्लास। दिस इज इनकरेक्ट। विक्टोरियन लिटरेचर मास ऑडियंस को टारगेट कर रहा था, एलीट क्लास को, अपर क्लास को नहीं कर रहा था टारगेट। रिफॉर्म एक्ट इसी एज में आया है, ठीक है। लेबर क्लास की बात इसी एज में हुई है। तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला फैक्ट एक तरीके से बिल्कुल सही नहीं है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हो, ऐसे ऐसे आएगा एलटी में, नेट में, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब ऐसा करो, इसमें खाली जो सही वाले हैं उनको नोट कर लो, खाली शॉर्ट में क्या करोगे। रेल नेटवर्क्स का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट्स हुआ है विक्टोरियन एज में, रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ है भाई, ठीक है। उसके बाद न्यू जॉनर्स, नई नई जॉनर्स डेवलप हुई है कि नहीं, फैंटेसी लिटरेचर आया है, ठीक है। आप देखते हैं यहाँ पर एडवेंचर, बच्चों के एडवेंचर्स लिखे गए हैं, ठीक है। बहुत सारे लिटरेचर डेवलप हुए हैं और मास ऑडियंस के लिए लिखा गया। और तीसरा जो है स्टेबिलिटी की तो है ही, ये एज क्वीन विक्टोरिया ने पूरा एम्पायर अपने वर्ल्ड में फैला दिया। ऐसा कहा गया, कल पढ़ाया था कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता, ऐसी एज के लिए तो कहा गया था कि नहीं। जोरदार धमाकेदार क्वेश्चन। आओ दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द राइटर नॉट फ्रॉम विक्टोरियन एज। फाइंड द राइटर नॉट, एक एक क्वेश्चन पे मैंने बहुत थॉट दिया है। 3 राइटर्स होंगे विक्टोरियन एज के। उसी बीच 15 सेकंड में गेम हो जाएगा। जिसने पढ़ रखा है ट्राई करो, गलत होने में शर्माना नहीं है, बट यह है कि सीखना तो है ही, ठीक है। फाइंड द राइटर नॉट फ्रॉम विक्टोरियन एज। ऑफलाइन में कोई 100% श्योर है? 100% श्योर है कोई ऑफलाइन में आंसर इसका? ठीक है, वेरी गुड। देखो इसका आंसर है एच जी वेल्स। एच जी वेल्स मॉडर्न जो है राइटर्स की रेंज में आते हैं, साइंस फिक्शंस लिखे इन्होंने, एच जी वेल्स, द टाइम मशीन वाले, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा बीच बीच का क्वेश्चन था। अब नोट कर लो कौन कौन से हैं विक्टोरियन एज के। लेविस कैरोल, जिसने क्या लिखा है, एलिस इन वंडरलैंड, बहुत ही जबरदस्त बच्चों की, खासकर जो यंग गर्ल्स की स्टोरी है, एलिस इन वंडरलैंड, ठीक है। बच्चों की स्टोरीज में भी आ जाता है ये, तो वर्क्स के नेम लिखते रहना। लेविस कैरोल का एलिस इन वंडरलैंड, विक्टोरियन एज। जॉन रस्किन तो बहुत बड़े एसेइस्ट हैं विक्टोरियन एज के, ठीक है, एसेइस्ट हैं और आर्ट क्रिटिक हैं विक्टोरियन एज के। गांधी जी इनसे इंस्पायर्ड हैं, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है हमारे नेट में भी,
तो एसेइस्ट एंड आर्ट क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन एज, ठीक है। और उसके बाद फिर फिट्जगेराल्ड, ई फिट्जगेराल्ड, इनका पूरा नाम यहाँ ई एडवर्ड है, एडवर्ड फिट्जगेराल्ड है। तो फिट्जगेराल्ड दो हुए हैं एक्चुअली, तो पूरा नाम लिखना है इनका एडवर्ड फिट्जगेराल्ड। एक अमेरिकन भी हुआ है एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, ठीक है। तो ये फिट्जगेराल्ड ने ट्रांसलेशन किया है रुबायतें उमर खयाम का, पढ़ा रखा है मैंने अपने लिटरेचर में, रुबायतें लिख लो खाली, रुबायतें 4 लाइन के स्टैंजाज होते हैं पर्शियन लिटरेचर में। रुबायतें बहुत फेमस वर्क है उमर खयाम साहब का, उसका ट्रांसलेशन किया है फिट्जगेराल्ड ने। किसमें किया है भाई? इंग्लिश में किया है, पर्शियन टू इंग्लिश। तो ये तीनों राइटर कहाँ के हो गए? विक्टोरियन हो गए। एच.जी. वेल्स मॉडर्न एज के हो गए, ठीक है। चलो देख लेते हैं, सारे बच्चे जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे। मॉडर्न एज को वैसे मैंने एक कौन सी टाइम पीरियड में बताया है? 2 आंसर्स बताए थे इसके। नए बच्चे देखना, मॉडर्न एज के 2 आंसर होते हैं। हाँ, नहीं बस खाली टाइम पीरियड बताओ। एक तो देखो 1922 से 1945 होता है। हाँ, ये तो 100%, अगर ये ऑप्शन आ गया तो यही याद करना, मॉडर्न एज लिख लो अपनी कॉपी में, विक्टोरियन के बाद आगे मॉडर्न ही आएगी। 19 तो हाइलाइटर ले लेना, इंपॉर्टेंट एज है, 1922 से 1945, ठीक है। और एक क्या है बेटा, 1901 से भी मान ली गई है, ये भी 1945 तक ही चली है। तो दोनों आंसर करेक्ट है। अगर दोनों आ गए ऑप्शन में, फिर बता रहा हूं, दोनों आ गए ऑप्शन में तो फर्स्ट ऑप्शन करोगे, अगर फर्स्ट ऑप्शन नहीं दिया है तो सेकंड ऑप्शन करोगे। ऑनलाइन वालों को भी क्लियर हो रहा है भाई? जबरदस्त धमाकेदार ओपनिंग है आज। हाँ ठीक है, तो वीकेंड को क्लोज कर रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे, एक से एक। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। फाइंड आउट द लाइंस नॉट फ्रॉम इन मेमोरियम बाय टेनिसन, ठीक है। इन मेमोरियम टेनिसन की बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी पेस्टोरल एलेजी है। आपको 3 लाइंस इसमें से हैं, एक नहीं है। आपको फाइंड आउट करना है कौन सी लाइन नहीं है, ठीक है। जो आपको डेफिनेटली लगता है उसको नोट कर लो, कोटेशन तो मिली गया आपको। जो लगता है आपको, अगर श्योर नहीं हो फिर भी ट्राई करो, एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन क्वेश्चन आपने करना ही करने हैं। जो नए हैं एकदम वो छोड़ सकते हैं, बट इन मेमोरियम पे मैंने जो बोला, पेस्टोरल एलेजी है ये। एलेजी किसको कहते हैं भाई? डेथ सॉन्ग को, किसी की डेथ पर लिखा जाता है जो। ELEGY, पेस्टोरल एलेजी है ये। पेस्टोरल मतलब रूरल, रूरल ब्यूटी को जो दिखाता है। चलो टेनिसन बहुत बड़े पोएट विक्टोरियन एज के। हाँ, ट्राई कर रहा है कोई इसमें? ऑनलाइन में ट्राई कर रहे हैं कोई? सी और डी में आ रहा है, ए भी कह रहे हैं कुछ। देखो मैं आंसर बता रहा हूं, एक्चुअली इस क्वेश्चन को कैसे करना था ये बता रहा हूं। देखो ये जो नॉलेज वर्ड है यहां से पकड़ो, नॉलेज 2 ऑप्शंस में आया है। अब अगर थोड़ा सा पढ़ा है तो नॉलेज वर्ड जिस ऑप्शन में, मतलब आपको अगर पता है इन मेमोरियम की ये वाली लाइन मैंने अपने क्लास में कराई है, लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर, ये वाली लाइन है। तो हमें तो नहीं है, कौन सी बतानी थी? ये वाली जो डी ऑप्शन है, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, ये यूलिसिस से है। टेनिसन की ही दूसरी पोएम है यूलिसिस, बहुत फेमस पोएम है ये भी, वहां से है। तो अब फटाफट ए बी सी ऑप्शंस को जल्दी से नोट कर लो, ये आपके क्वेश्चंस आएंगे, कोटेशंस हैं ये। Our wills are ours, we not know how। टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन में नोट करने का। बी वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट है, लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर, 100% आ रहा है, हाइलाइटर ले लेना, इसमें अंडरलाइन भी कर लेना। और सी वाला, द सीजन्स ब्रिंग द फ्लावर अगेन, ये भी इसी पोएम से, ठीक है। चलो हो गया भाई, फाइल में दे दूंगा ग्रुप में, कोई ऐसा इशू नहीं है। खाली शॉर्ट में लिख लो, बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं आज हमारे पास। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बने, बिल्कुल बने हुए हैं विक्टोरियन एज में। आगे बढ़े, चलो भाई आगे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है।
फाइंड आउट द इनकरेक्ट फैक्ट अबाउट रॉबर्ट ब्राउनिंग। एक से एक क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगाया, 10-10 मिनट लगा के एक क्वेश्चन क्रिएट किया मैंने। ऑप्शंस में भी इतना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। इनकरेक्ट फैक्ट, 3 फैक्ट करेक्ट होंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग पे। ऑफलाइन वाले बच्चे भी अटेम्प्ट करेंगे इसको, बोलेंगे नहीं, आंसर कॉपी में लिख देंगे। चेक करने आ रहा हूं। ऑनलाइन वाले भी अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, रॉबर्ट ब्राउनिंग, टेनिसन की तरह बहुत बड़े पोएट हमारे विक्टोरियन एरा के। इतनी देर में आ जाएगा जिसने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। अभी देखते हैं कितना पढ़ा है। ठीक है, देखते हैं। तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का ये जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है इनकरेक्ट फैक्ट में, इसका आंसर है भाई ए। इनकरेक्ट है ये। एक्चुअली ही वाज द सन ऑफ अ क्लर्क, बट वो जो क्लर्क है वो लॉ स्कूल में नहीं थे, इनके फादर ये बैंक में थे। ठीक है, बैंक में थे। रॉबर्ट ब्राउनिंग के जो फादर थे वो बैंक में क्लर्क थे, लॉ स्कूल में नहीं थे। तो ये करेक्ट फैक्ट है। सॉरी, इनकरेक्ट था, अब करेक्ट कर दिया। बाकी के तीनों नोट करने वाले फैक्ट हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ईबी ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग से सीक्रेटली मैरिज करी थी 1846 में। बहुत बड़ी घटना थी उस समय। रिंग एंड द बुक इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये इसी साल छपा है 1868-69 में। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक एपिक है। और ब्राउनिंग की जो डेथ है ना, वो वेनिस इटली में ही हुई है, 1889 में हुई है। ठीक है, तो ये बहुत बड़े फैक्ट्स आपको 3 मिल गए। 1846 मिला। डेट्स को याद करना है ऐसे क्वेश्चंस में। 1846 सितंबर में मैरिज करी है, 68-69 में रिंग एंड द बुक लिखा है इन्होंने, पब्लिश हुआ है मतलब। और इनकी डेथ 1889 में हुई है। ठीक है, इटली में। ठीक है, हो गया भाई। अच्छा, एक चीज और, जब आंसर्स के लिए मैं कह रहा हूं ना, तो आंसर्स के समय यहाँ पर सारे बच्चे ऑनलाइन में अपने एक्सप्लेनेशन मत लिखना, खाली आंसर लिखना बस। एक्सप्लेनेशन जब मैं बता दूंगा उसके बाद लिखना, बाकियों का मजा खराब नहीं करना है। ठीक है, आपको आता है तो आप एक्सप्लेनेशन मत लिखो, खाली आंसर लिख दो बस। ठीक है, ऐसा ही कर रहे होंगे सब, बेसिक बेसिक कॉमन सेंस। ठीक है, चलिए 5th क्वेश्चन। हु सेड वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ ट्रांजिशन? कोटेशन है, सीधा नोट कर लो, वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, विक्टोरियन एज पर एक कोट है, वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ ट्रांजिशन। किसने बोला है? ऐसे कोट्स बहुत आ रहे हैं पेपर में। आंसर बताते हैं। आंसर एक, जो लोग मार्क कर रहे हैं अपने आप को चेक करने के लिए कर लें। ठीक है, तो साथियों उसका जो आंसर है वो है J.S. मिल। इस एज के बहुत बड़े फेमिनिस्ट हैं, यूटिलिटेरियन जो थे, एक राइटर उनके सन हैं ये, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, J.S. मिल ने बोला है वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ ट्रांजिशन।
तो जेएस मिल के 2 वर्क्स देख लेते हैं भाई, ठीक, ऑन लिबर्टी, और कौन सा है, सब्जेगेशन ऑफ वुमेन, ठीक है, सब्जेगेशन, सब्जेगेशन की स्पेलिंग देखेंगे, सब्जेगेशन SUBJEGATION, सब्जेगेशन ऑफ वुमेन, सब्जेगेशन ऑफ वुमेन, WOMAN, सब्जेगेशन ऑफ वुमेन एक्चुअली इनकी वाइफ से इंस्पायर्ड है। जेएस मिल की जो वाइफ थी वो बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फ्लुएंस थी इनके ऊपर। मैंने क्या बोला इनके बारे में, विक्टोरियन एसेइस्ट हैं जेएस मिल और फेमिनिस्ट हैं, फीमेल राइट्स के लिए, प्रॉपर्टी राइट एक्ट, प्रॉपर्टी राइट एक्ट, फीमेल्स को प्रॉपर्टी में राइट्स का जो है दर्जा नहीं मिला था, तो उसके लिए फाइट किया इन्होंने, प्रॉपर्टी राइट एक्ट, राइट्स एक्ट फॉर फीमेल्स, फेमिनिस्ट एंड इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम हिज वाइफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ विक्टोरियन नॉवेल्स, विक्टोरियन नॉवेल्स की इनमें से कौन सी क्वालिटी थी भाई, एक एक क्वेश्चन अपने आप में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। सब्जेक्टिविटी, रियलिज्म, स्ट्रॉन्ग प्लॉट्स या डायडेक्टिसिज्म। हाँ बताओ आंसर्स, ठीक है, गीता ने बताया, देखते हैं। हाँ धीरज भाई है, विनोद, हाँ हाँ कार्की जी, संगीता जी, ए ऑब्जेक्टिविटी, देखो, हाँ तुमने क्या बोला था धीरज, है बी, देखो उसका जो आंसर है ना, सारे बच्चे देख लेंगे ऑनलाइन में क्या कह रहे हैं, ए भी कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, काफी बच्चे सी वाले भी हैं कुछ, ए और बी में क्लास बटी हुई दिखाई दे रही है। देखो ए कैसे हो जाएगा, सब्जेक्टिविटी रोमांटिक एज का फीचर है, इससे पहले वाली एज का, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, रियलिज्म विक्टोरियन नॉवेल्स का सबसे बड़ा फीचर था, बिल्कुल, रिफॉर्म एक्ट्स को दिखाया था इन्होंने, और जो सोसाइटी थी, आपको जॉर्ज इलियट याद है, चार्ल्स डिकेंस है, सबके सब रियलिस्ट हैं। स्ट्रॉन्ग प्लॉट जो है वो तो हार्डी के नॉवेल्स का फीचर है, ठीक है, मगर मेजर रिप्रेजेंटेटिव फीचर नहीं है विक्टोरियन नॉवेल्स का। और डायडेक्टिसिज्म आप देखोगे कि ये 18th सेंचुरी के नॉवेल्स का फीचर है, जिसको लिखना होगा लिख लेना, 18th सेंचुरी के नॉवेल्स का फीचर है डायडेक्टिसिज्म। क्या होता है डायडेक्टिसिज्म का मतलब, मॉरल एजुकेशन, ठीक है, मॉरली एजुकेटिव, नैतिक रूप से शिक्षाप्रद, उसको हम डायडेक्टिसिज्म कहते हैं। और ये कौन सी सेंचुरी का फीचर है, 18th सेंचुरी के नॉवेल्स का फीचर है, बट हमने विक्टोरियन एज पूछा है जो कि 19th सेंचुरी में है, ठीक है। और क्या बोला मैंने, सब्जेक्टिविटी रोमांटिक एज का फीचर था, आपको विक्टोरियन नॉवेल्स पूछा है, ठीक है, ऐसी गलती नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट द मूवमेंट नॉट अ पार्ट ऑफ विक्टोरियन एज, वो मूवमेंट आपको फाइंड आउट करना है जो विक्टोरियन एज का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये आपको 4 ऑप्शंस है, फाइंड आउट द मूवमेंट नॉट अ पार्ट ऑफ विक्टोरियन एज, कल ही पढ़ाई थी ये बात भी, बोलना नहीं है, ऑफलाइन में भी बोलना नहीं है इसका आंसर, मैं पूछ लूंगा जब तब बोलेंगे, ऑनलाइन वाले डालो आंसर। प्री रैफेलाइट्स, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, ग्रेवयार्ड पोएट्स या एस्थेटिसिज्म, 4 ऑप्शंस है, फाइंड आउट द मूवमेंट नॉट अ पार्ट ऑफ विक्टोरियन एज। ब्रिजेश बताएंगे, है बी, हाँ संतोष, बी, हाँ इधर कार्की जी, है डी, हाँ धीरज, ग्रेवयार्ड पोएट्स कह रहे हैं, हाँ गीता, ग्रेवयार्ड, संगीता जी पक्का, आंसर बता रहा हूं उसका, देखो वो कह रहा है कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ विक्टोरियन एज, भाई विक्टोरियन एज का पार्ट नहीं है, ग्रेवयार्ड पोएट्स 1740 का ग्रुप है ये, 1740s, अभी विक्टोरियन चल रही है 1837 के आगे से, यानी कि ये विक्टोरियन एज में नहीं आएंगे, ये रोमांटिक में पढ़ाए थे ग्रेवयार्ड्स, ठीक है, इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। बाकी तीनों कौन कौन से आएंगे, प्री रैफेलाइट्स आ जाएंगे, लिख लेना नए बच्चे, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट 1840s का मूवमेंट है ये, 1840s जब रोमांटिक एज चल रही थी, और एस्थेटिसिज्म तो भैया लास्ट का मूवमेंट नहीं है विक्टोरियन एज का, 1870s में आया था एस्थेटिसिज्म,
ब्रजेश भाई, है ना, विक्टोरियन एज का सेकेंड हाफ है, तो उसने पूछा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ग्रेवयार्ड जो है रोमांटिक एज के प्रीकर्सर्स में पढ़ाए थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं करने, इसलिए इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूं कि वहां गलती ना हो। ऑनलाइन में भी क्लियर है सबको? सी आंसर हो गया। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आप लोगों को ऑनलाइन में भी? ठीक है। आइए फिर, आइए, ठीक है, आइए मैदान में अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब ये 3 क्वेश्चन मैंने मेयर ऑफ कास्टरब्रिज 8, 9 और 10, 3 क्वेश्चन इस पीडीएफ में मैंने मेयर ऑफ कास्टरब्रिज नॉवल से लिए हैं, क्योंकि हमारे एलटी वालों के सिलेबस में है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन 8। अब इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा, फिर ऑल भी फाइल्स हैं। मेयर ऑफ कास्टरब्रिज को लिखने में हार्डी ने कितने साल लगाए? किसी को डेड श्योर है कोई? 100%? मैंने अपने नोट्स में लिखा ही है फैक्ट ये। हार्डी को कितने साल लगे? देखो, एक नॉवल खाली बस लिखने में कितने साल हार्डी जो है ऑक्यूपाइड रहे? विनोद भाई बताओ। एक और बढ़ाना पड़ेगा आपको इसमें, 26 साल, ठीक है, 26 ईयर्स। हार्डी को 26 ईयर्स लगे मेयर ऑफ कास्टरब्रिज नॉवल लिखने में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खाली बस अंडरलाइन करना मेन फैक्ट को। पूरी लैंग्वेज मत लिखा करो कॉपी में, ठीक है, शॉर्ट में डैश डैश करके शॉर्ट लिखा करो, नहीं तो फिर लैंग्वेज लिखते रह जाओगे, फैक्ट भूल जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट वाज द डेट? हमें पता है कि हार्डी इसमें, सॉरी, हेंचार्ड, हेंचार्ड की स्पेलिंग में HENB आएगा। इस नॉवल मेयर ऑफ कास्टरब्रिज का हीरो हेंचार्ड है। तो हेंचार्ड ने अपनी वाइफ को बेच दिया, शराबी था वो, ठीक है। तो जब उस किस डेट को उसने अपनी वाइफ को बेचा? लो, ऐसा क्वेश्चन है, बिल्कुल अंदर अंदर पेनिट्रेट करके बना रहा हूं क्वेश्चंस। ऑनलाइन में कोई श्योर है 100% 9th वाले में? 11 नवंबर में क्या ऐसी बात है? 24 मई में क्या ऐसी बात? ना 11 नवंबर ना 24 मई, आंसर है 16 सितंबर, ठीक है। अब याद रख लेना, 16 सितंबर को वो एग्जैक्टली उस इस बेचता भी है, और वो अल्कोहल एब्सटिनेंस, एब्सटिनेंस का मतलब शराब नहीं पीना है, अपने आप को जो है अवॉइड करना किसी चीज से, तो उसको एब्सटिनेंस कहते हैं। अल्कोहल एब्सटिनेंस की एक प्रतिज्ञा लेता है, ठीक है। आ गया क्वेश्चन। चलो आओ, लास्ट क्वेश्चन इस फाइल का। रिचर्ड न्यूसन की जो डेथ है मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में कैसे होती है? रिचर्ड न्यूसन की डेथ मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में, बिल्कुल, इसमें हाँ काफी बच्चों को पता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ड्राउनिंग से इसकी डेथ होती है, डूब के मर जाते हैं रिचर्ड न्यूसन, ठीक है। ये वही हैं जिन्होंने जो है, हाँ, सीजन को खरीद के ले जाते हैं उस मेले में, ठीक है। चलिए, तो ये इसमें इस फाइल के नीचे मैंने आंसर की भी दे दी है लास्ट में, तो जिसको कोई दिक्कत होगी वो यहाँ से देख लेंगे। नहीं, फिर डूब के मर जाता है वो बाद में। हाँ। नहीं, फिर उसके बाद भी मर जाता है वो। हाँ, मर जाता है लास्ट में, आ जाता है वापस, फिर उसके बाद फिर उसकी डेथ हो जाती है, इसलिए मैं फैक्ट में बिल्कुल क्लियर हूँ तब बता रहा हूँ। हाँ, लास्ट में फिर वो मर भी जाता है, ठीक है। चलो अब सेकंड फाइल आते हैं। सेकंड फाइल मैंने क्या नाम लिखा है इसका? विक्टोरियनिज्म करके खाली एक फाइल है, तो हमारे वॉलंटियर्स टीम की तरफ से खास पेशकश आप लोगों के लिए। आइए, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विक्टोरियनिज्म पे आप इसको क्वेश्चन 11 कर सकते हैं, या फाइल 2 में क्वेश्चन 1 कर सकते हैं, जैसा भी लिखना चाहें आप अपनी कॉपी में। तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई? क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर? ठीक है,
कोई भी बेसिक बच्चा भी इसको लगा लेगा, बताएं। हाँ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ऑफ कोर्स। रिनेसा तो आपको पता है, टाइम पीरियड लिखते रहो इसमें नए बच्चे। रिनेसा 14 to 16 सेंचुरी में आया है, 14 से 16 सेंचुरी में। रिफॉर्मेशन भी सेम टाइम पीरियड में आया है, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, इसका इंपैक्ट रोमांटिक एज पे पड़ा है, बिल्कुल बेसिक फैक्ट याद रखना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट रोमांटिक एज पे पड़ा है। और जो हमारा आंसर है बट इस फाइल में, वो है आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है विक्टोरियन एरा पे पड़ा है, ठीक है। तो खाली मेन पॉइंट इसमें है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। रिनेसा रिफॉर्मेशन 14 to 16 सेंचुरी, रोमांटिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 एंड इट इम्पैक्टेड रोमांटिक एज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी फाइल में ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर? नॉट, है वो सेकेंड वेव है रिनेसा की, मेन यही मानी जाएगी। हाँ, वो प्यूरिटेनिज्म के लिए पूछेगा। हाँ, वो अलग से नाम देगा उसको, यही होगा। हाँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, बताओ। सी या डी में क्लास बटी हुई है। देखो, अगर सी या डी में डाउट है ही तो शिवेलरी और नाइटहुड कहीं से कहीं तक तुम्हें विक्टोरियन एज में मिला है? नहीं मिला है ना, तो ये ज्यादा ये होगा, ठीक है। तो सी इसका आंसर होगा। शिवेलरी और नाइटहुड तुम यहाँ पर लिख सकते हो मिडिल एजेस, ये लिख भी लेना। मिडिल एजेस का सबसे ज्यादा जो है बड़ा पॉइंट था। अब हमारी क्लास में कुछ नए बच्चे भी हैं, उनके मन में डाउट होता है कि सर शिवेलरी क्या है, तो पुराने बच्चे हमारी बताएंगे जिन्होंने पढ़ रखा है, बताओ। यस, वेरी गुड। शिवेलरी के दो मतलब है बेटा, नोट करना। टेल्स ऑफ वेलर, शौर्य और पराक्रम की गाथाएं, ठीक है। बहादुरी की बात कहानियां, वेलर मीन्स होता है बहादुरी, टेल्स ऑफ वेलर। और दूसरा वुमेन वर्शिपिंग, ठीक है। एरिस्टोक्रेटिक क्लास में जैसे मैंने बताया था कि हमारे यहाँ स्वयंवर प्रथा होती थी, और जो बेस्ट वुमेन है उसका जो हैंड है, जो सबसे पावरफुल होगा वो जीतता था। तो वैसे ही वुमेन वर्शिपिंग के लिए टूर्नामेंट्स होते थे इंग्लैंड की मिडिवल सोसाइटीज में, तो उसको हम क्या कहते हैं? शिवेलरी उसको भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स याद रखना। ये कौन सी एज में था? मिडिल एजेस। अब मिडिल एजेस का टाइम फ्रेम, बिल्कुल टाइम फ्रेम्स आपको याद करने हैं अगर आप नेट की क्लास के लिए भी आगे इंटरेस्टेड हैं। 1066 से 1485 या 1500 कुछ भी ले सकते हैं आप, दोनों ही ले ले रहा हूं मैं। 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होती है, और 1500 में हम देखते हैं कि फिर अलग एकदम बैरन एज और ये सब, सॉरी बैरन एज खत्म होके अर्ली रेनेसा शुरू हो जाता है। तो ये इसका टाइम पीरियड ये है, ठीक है। ज्यादा प्रिसाइज अगर आपको रखना है कि सर इन दोनों से में से भी एक स्पेसिफिक बताइए, तो अगर दोनों आएंगे तो 1485 करोगे, जनरली 1485 नहीं आता है तो 1500 करोगे, ठीक है। तो दोनों की सिग्निफिकेंस बता दी मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द ऑथर इज नोन फॉर द पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन रोल इन विक्टोरियन लिटरेचर? अच्छा क्वेश्चन है। वुमेन के रोल को पोर्ट्रे करने के लिए विक्टोरियन लिटरेचर में कौन सा राइटर मानी जाती है? जो भी वॉलंटियर्स ने क्वेश्चंस बनाए इस बार और मेहनत करिए, बहुत बढ़िया। वॉलंटियर्स गुमनाम चेहरे हैं, मगर असली हीरोज वही होते हैं लाइफ में भी, और वैसे भी मुझे लगता है। चलो बताओ फिर। देखो, इसमें अगर ऑड वन आउट करना है, जेन ऑस्टन रोमांटिक एज की है, आउट हो गई, याद भी कर लो, रोमांटिक एज की है। जेके रॉलिंग अभी वाली है, हैरी पॉटर वाली, ये आउट हो गई। अब ये दो बचे। अब इसमें वो कहता है कि फेमिनिस्ट या विक्टोरियन रोज के बारे में कौन लिखती है, तो याद रखना जो शार्लेट ब्रॉन्टे और जॉर्ज ऑरवेल में, जो अगर हम विक्टोरियन सॉरी वुमेन की बात करें, फेमिनिज्म की बात करें, तो शार्लेट ब्रॉन्टे का ही नाम आता है। क्योंकि जॉर्ज इलियट तो फेमिनिज्म में जो सेंटिमेंटल एस्पेक्ट्स हैं उनको क्रिटिसाइज करती है, वो रियलिस्ट है। तो एक तरीके से फेमिनिस्ट की बात करेंगे तो शार्लेट ब्रॉन्टे ही लिखोगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाँ, जॉर्ज ऑरवेल फीमेल है, मैंने बताया था, मेल स्यूडोनिम यूज करती है, मैरी एन इवांस, ठीक है। अच्छा, जॉर्ज ऑरवेल, ओ सॉरी, जॉर्ज इलियट पढ़ रहा हूँ मैं।
ठीक है, सॉरी, मैं जॉर्ज इलियट पढ़ रहा हूँ, जॉर्ज ऑरवेल ही है ये। हाँ, जॉर्ज ऑरवेल तो वैसे भी फीमेल है ही नहीं, हाँ मेल है ये। हाँ, एनिमल फार्म वाले हैं, सॉरी, मैंने जॉर्ज इलियट पढ़ लिया इसको। ठीक है, तो शार्लेट ब्रोंटे वैसे ही हो गया फिर तो। ठीक है, चलो, विच विक्टोरियन पोएट इज नोन फॉर एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी इश्यूज। खाली कीवर्ड कॉपी में कंटेम्प्रेरी इश्यूज लिखना है ना। उस जमाने के जो इश्यूज हैं उन पर पोइट्री कौन लिखता है। ठीक है, यानी उस जमाने, कंटेम्प्रेरी मतलब बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, यानी विक्टोरियन एज के जो बर्निंग इश्यूज थे उन पर पोइट्री किसने लिखी है। याद रखना, सबसे रिप्रेजेंटेटिव पोएट कौन है, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। ठीक है, या एल्फ्रेड टेनिसन जो भी आप लिखो, या खाली टेनिसन। ठीक है, तो वो सबसे, आप लिख भी सकते हो, मैंने बार बार कही ये बात, टेनिसन को क्या कहा जाता है, विक्टोरियन एज का सबसे रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पोएट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी लंबी चौड़ी है तो पढ़नी पड़ेगी। क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन डिकेंस रियलिज्म एंड रोमांटिसिज्म ऑफ अर्लियर राइटर्स लाइक वर्ड्सवर्थ। डिकेंस का रियलिज्म, डिकेंस विक्टोरियन एज का रियलिस्ट है, और वर्ड्सवर्थ का रोमांटिसिज्म के बीच में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इजी क्वेश्चन है। कौन सा नहीं होगा, आंसर सीधा, अगर आंसर पे आए तो सीधा सा है आंसर, तो ऑप्शंस अपने आप में क्लियर कर ले रहे हैं बाकियों को। तो आंसर है इसका बी, ऑफ कोर्स। डिकेंस जो है एवरीडे लाइफ एंड सोशल इश्यूज को दिखाते हैं, वर्ड्सवर्थ जो है इमोशन और नेचर को एम्फेसाइज करते हैं। ठीक है, सी तो हो नहीं सकता, वर्ड्सवर्थ ने नॉवल थोड़ी लिखे हैं, पोइट्री लिखी है, डिकेंस ने जो है नॉवेल्स लिखे हैं, उल्टी बात कह रहा है। और डी, फैंटेसी सुपरनेचुरल इवेंट्स में भी नहीं है। और ए क्या है, डिकेंस फोकस ऑन रूरल सेटिंग्स, उल्टी बात है। ठीक है, अर्बन सेटिंग्स थी, वर्ड्सवर्थ की रूरल सेटिंग्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस एडवांसमेंट सच एज डार्विन्स थियरी इज एविडेंट इन विच वर्क और वर्क्स ऑफ विच विक्टोरियन ऑथर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे जेन ऑस्टन तो रियलिस्ट है विक्टोरियन एज की, डिकेंस हार्डी में ऑप्शंस बचता है, कीट्स रोमांटिक है। ठीक है, तो अब डिकेंस और हार्डी में हमें बताया कि डार्विन की थियरी कब आई थी, कल पढ़ाया था 1859 में। तो 1859 के बाद नॉवेल्स वैसे भी किसने लिखने शुरू किए हैं, हार्डी ने, क्योंकि डिकेंस के तो पहले भी आने लग गए थे। तो आंसर हार्डी होगा इसका। तो ये भी लिख लेना, हार्डी के नॉवेल्स में मेन वर्ड क्या लिखना है कॉपी में, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स को दिखाया उन्होंने। और डार्विन की थियरी कल क्या बताई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, हमारे नेट वालों की क्लास में तो 50 बार पूछा है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859, कल के नोट्स में मैंने आपको दिया भी था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स फोकसेस ऑन सोशल रिफॉर्म्स इन विक्टोरियन लिटरेचर। सोशल रिफॉर्म्स की बात कौन सा नॉवल करता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट और हमारे इधर कोर्स में है उसी को लिया है हमने। तो इसका आंसर बी है, ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट में सोशल रिफॉर्म्स, खासकर जो ऑर्फेंस के साथ गलत होता था सोसाइटी में, उसको दिखाया गया है। बाकी के तीनों नॉवेल्स आप देखेंगे तो प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो है पर्सनल चॉइसेस की बात है। सुनते रहना क्या बोल रहा हूँ नेट वाले। वुदरिंग हाइट्स पूरी तरह से गोथिक नॉवल है, और शार्लेट ब्रॉन्टे का जेन एयर फेमिनिस्ट क्लासिक है। ठीक है, तो इसीलिए ओलिवर ट्विस्ट में क्या है, सोशल रिफॉर्म्स, और कौन से समाज से ऑर्फेंस के लिए जो मिस ट्रीटमेंट होता था ऑर्फेंस का, उन पे। हमारा हीरो ओलिवर ट्विस्ट भी एक ऑर्फेन है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। प्राइड एंड प्रेजुडिस में मैंने बताया था पर्सनल चॉइसेस के ऊपर है ये नॉवल, ग्रोथ ऑफ पर्सनल चॉइसेस। ठीक है, इसमें जो हीरो और हीरोइन दोनों इंटेलेक्चुअली मैच्योर होते हैं। स्टार्टिंग में बिल्कुल वो इंटेलेक्चुअली मैच्योर नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द नॉवल दे बिकेम और केम टू बी द बेटर पर्सन। और वुदरिंग हाइट्स गोथिक है। ठीक है, गोथिक मीन्स फियर, हॉरर। जेन एयर फेमिनिस्ट है।
ठीक है। इन विच नॉवल डज द ऑथर डिपिक्ट्स द इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन सोसाइटी? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट ऑड वन आउट से करो। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट को कौन सा नॉवल दिखाता है? मेरे नोट्स में आया होगा ये पॉइंट। हाँ ट्राई करो। हाँ आंसर बता रहा हूँ, देखो आंसर है इंडस्ट्रियल नॉवल के इम्पैक्ट को। इसमें एक ही राइटर है जो कि आपकी उस ग्रुप में आती है जिसको हम कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवल, इंडस्ट्रियल नॉवल्स को इंग्लैंड में क्या बोलते हैं? कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवल्स भी कहा जाता है। ये टर्म स्पेशली इंडस्ट्रियल नॉवल्स का ही एक सिनोनिमस टर्म है, उसी का एक पर्यायवाची समझ लो। कंडीशन ऑफ इंग्लैंड ये कार्लाइल ने दिया था ये टर्म। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एलटी में भी, नेट में भी। तो उसका आंसर है एलिजाबेथ गैस्केल। एलिजाबेथ गैस्केल का नॉर्थ एंड साउथ, शी कम्स टू दिस ग्रुप ऑफ नॉवलिस्ट, कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवेल्स। ठीक है, इसमें कार्लाइल, याद रखना कार्लाइल बहुत बड़े राइटर हैं, इन्होंने ये टर्म भी कॉइन किया है। इसमें जो पुअर वर्किंग क्लास जो सोसाइटी थी, उसके पुअर जो स्ट्रगलिंग सोसाइटी थी, पुअर कंडीशंस में रहते थे वो, ठीक है, इनह्यूमन कंडीशंस में रहते थे, उनको दिखाते हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, विक्टोरियन पीरियोडिकल प्रेस played a significant role in shaping public opinion and literary taste. Which of the following was a prominent journal during the Victorian age? विक्टोरियन एज का एक प्रोमिनेंट जर्नल मैगजीन पूछी है इन चारों में से। थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ऑड वन आउट से निकलेगा। ठीक है, आंसर बता रहा हूँ। देखो टैटलर और स्पेक्टेटर दोनों आप बिल्कुल क्लियरली आउट कर देंगे, क्योंकि 18th सेंचुरी की बहुत बड़ी मैगजीन्स हैं। और टाइम्स आपको पता होना चाहिए 20th सेंचुरी की है। 20th सेंचुरी हमारे टाइम्स में जो है मैगजीन है ये दोनों 18th, ऊपर की दोनों 18th सेंचुरी की। तो आंसर क्या बचा? द स्ट्रैंड मैगजीन, हमारा आंसर है डी। और ये मैगजीन 1891 में आई थी, जब द येलो पीरियोडिकल आया था। मेरे नोट्स में एस्थेटिसिज्म की मैगजीन है, ठीक है, इसका ईयर नोट कर लेना 1891, द येलो सॉरी द स्ट्रैंड मैगजीन। और इसको किसने इसकी स्थापना करी थी, उनका नाम भी लिख लेते हैं, जॉर्ज न्यूनेस, NEWNES, जॉर्ज न्यूनेस ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, इसकी इनिशियल सेल में 3 लाख कॉपीज निकल गई थी। ठीक है, और जो है 1930s तक चली, बहुत ही फेमस मैगजीन है ये विक्टोरियन, लेट विक्टोरियन। स्ट्रैंडेड कहते हैं, यहाँ से एक टर्म निकला स्ट्रैंडेड, मतलब जो बीचों बीच कहीं फंस जाता है उसके लिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज नोन फॉर इट्स गोथिक एलिमेंट्स इन विक्टोरियन लिटरेचर? विक्टोरियन लिटरेचर में गोथिक एलिमेंट्स, अब देखो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी विक्टोरियन है, ड्रैकुला का ईयर आपको याद है तो भी विक्टोरियन होगा, वो 1897 में आया था ये नॉवल ड्रैकुला। जो मिडिल मार्च भी विक्टोरियन एज का है बट गोथिक नहीं है, ठीक है, और डेविड कॉपरफील्ड भी गोथिक नहीं है, ठीक है। तो आंसर एग्जैक्टली इसका ड्रैकुला है। इसको मोस्ट गोथिक नॉवल ऑफ विक्टोरियन एरा कहा गया है, द ब्लड सकिंग ड्रैकुला। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वैम्पायर वाली जो थीम थी उस पर बेस्ड था। हाँ हाँ बिल्कुल, बुक्स में भी लगती है इधर। ठीक चल रहा है भाई, सेकंड फाइल कंप्लीट हो गई आज हमारी। अब थर्ड फाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। विक्टोरियन एज में थर्ड फाइल, टोटल 30 क्वेश्चंस का झोपड़ा साफ। ठीक है, अब थर्ड फाइल में आ रहा हूं मैं। ठीक है, इसका नाम हम लिखेंगे MCQs ऑन विक्टोरियन एज करके, इस फाइल का टाइटल आएगा। ठीक है, देख रहे हो आप, अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन से आई हैं सारी क्वेश्चंस। तो आज की मैंने टॉपिक्स की जगह विक्टोरियन, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक हमारा टॉपिक था, तो उसके MCQs के थ्रू करा दिया। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, द फाल्कन, हु रोट द मैगजीन द वर्क द फाल्कन? फाल्कन मैंने बताया था बाज को कहते हैं, बिग बर्ड।
ठीक है, ईगल का भी बड़ा भाई होता है फाल्कन, फाल्कन और फाल्कनर याद होगा। ठीक है, तो आंसर बता रहा हूँ इसका, इसका आंसर है टेनिसन। टेनिसन ने लिखी है ये पोएम द फाल्कन। ये पोएम है, ये बेसिकली आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पर बेस्ड है। ठीक है, हम जानते हैं आर्थर हेनरी हेलम की डेथ पर बेस्ड ज्यादा फेमस पोएम इन मेमोरियम है, जिस पर मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन पूछ लिया है अभी। आर्थर हेनरी हेलम टेनिसन के यंग एज के फ्रेंड थे, जिनके डेथ का टेनिसन की लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। टेनिसन 17 साल तक तो एक पोएम ही लिखते रहे इन मेमोरियम। ठीक है, और हम जानते हैं कि टेनिसन की पोम्स में उसका एक रिमार्केबल इम्पैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द सेकंड रिफॉर्म एक्ट पास्ड? तो रिफॉर्म एक्ट एक्चुअली जो है वोटिंग राइट्स के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के वोटिंग राइट्स के लिए लाए गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विक्टोरियन एज का, वोटिंग राइट्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। और रिफॉर्म एक्ट, इसका जो ज्यादा फेमस क्वेश्चन है बेसिक कि फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट कब आया था, तो फर्स्ट जो आया था 1832 में आया था, बिल्कुल याद कर लेना आप। ये क्वेश्चन नेट वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड रिफॉर्म एक्ट कब आया पूछा है मैंने, तो सेकंड आया है, बताओ। 1867 में, बिल्कुल 1867 में सेकंड आया। थर्ड कब आया है? 1881 4, अच्छा 1884 में थर्ड आया। तीन रिफॉर्म एक्ट्स आए हैं। इवेंचुअली सफरेज मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, वोटिंग राइट्स फॉर फीमेल्स में। थर्ड के बाद वर्जीनिया वुल्फ जुड़ती हैं इससे, और 1918 में वोटिंग राइट्स पहली बार ब्रिटेन में महिलाओं को दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब आया लिटरेरी ईयर्स फ्रॉम 1820 टू 1832। मेरी नजर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन के अंदर से एक क्वेश्चन और उठा दिया मैंने। ठीक है, बताओ ये वाले पर बताओ भाई, क्यों? हाँ, देख लेते हैं आओ। बिल्कुल, इसमें जो है 1820 टू 1832 में लिटरेचर के बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जो कि इस समय लिटरेरी सीन्स में नहीं थे, और बहुत मेजर कोई वर्क लिखा भी नहीं गया। तो इसीलिए इस शॉर्ट पीरियड को भी बैरन पीरियड कहा गया है। ठीक है, बैरन का मतलब अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल। ठीक है, जब कोई भी चीज उपजाऊ ना हो, सूखा पड़ जाए, तो उसको हम बैरन कहेंगे। वैसे बैरन जो एज है हमारे लिटरेचर में, ये कब से कब तक है? बैरन एज अलग से भी नाम है, तो ये कंफ्यूजन नहीं करना आपने। ये है 1401 से 1485, पूरी 15 सेंचुरी को बैरन एज कहा गया। बट इस कंटेक्स्ट में, विक्टोरियन एज के इस कंटेक्स्ट में, हम इसको बैरन एज क्या कहेंगे? 1820 टू 1832। अब एक बहुत शानदार क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल अलर्टनेस के साथ। एक पीरियड यहाँ पर 1811 से 1820 भी रहा है। इस पीरियड को क्या कहा गया? मैंने पढ़ाया था रोमांटिक में। रोमांटिक एज का सब पीरियड है ये, जिसमें बायरन अपनी पीक पे थे। बायरन अपनी पीक पे थे, रोमांटिक एज का एक सब पीरियड है। हाँ बताओ ऑनलाइन वाले, 170 लोग हैं अभी। है? नहीं नहीं है। हाँ डमी था राजा, बिल्कुल। राजा एक्चुअली अंडर एज था इस समय, तो क्या कहा गया था उस पीरियड को? हाँ, एक आंसर आया इधर, धीरज ने भी बोला है। ठीक है, द पीरियड ऑफ रिजेंसी। प्रोडक्टिव एज नहीं है ये, पीरियड ऑफ रिजेंसी। रिजेंसी का मतलब क्या होता था? अंडर एज किंग। अंडर एज किंग, जब किंग एक्चुअली, हाँ, नाम का एक डमी किंग रख दिया जाता था,
और क्या हुआ था इस पीरियड में, जो किंग था वो एक्चुअली बहुत छोटे थे, और जो एक्चुअल किंग थे वो इनसेन हो गए थे, पागल हो गया था, जो राजा था वो पागल हो गया था, उसका जो बेटा था वो छोटा था, तो खाली एक डमी किंग बनाया जाता है। तो ऐसा जब भी कोई पीरियड होता है उसको रिजेंसी कहते हैं। तो रिजेंसी को डमी पीरियड, डमी किंग, या फिर हम कह सकते हैं अंडर एज किंग के तौर पे कहा जाता है। मैंने बताया था जैसे अकबर आया था तो बैरम खां था, ठीक है, हाँ बैरम खान ने रूल किया, अकबर को खाली एक नाम का एक रख दिया था। बहुत इंटरेस्टिंग। तो इसका जो सबसे बड़ा पीरियड, इस पीरियड नेट वालों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पीरियड का सबसे बड़ा राइटर जो है वो है बायरन, BYRON, बायरन, चाइल्ड हेरल्ड पिलग्रिमेज, डॉन जुआन वाले बायरन, ठीक है। बायरन रोमांटिक एज के वैसे पोएट हैं, लेकिन इस पीरियड के स्पेसिफिकली वो लीडर कहे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 2-3 क्वेश्चन कवर हुए। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। अर्ली विक्टोरियन पीरियड दैट इज 1832 टू 1870 या 71, कुछ एक ही बात है, को और क्या कहा जा सकता है? लेसस फेयर, डल टाइम, नन ऑफ दीज, या बोथ ऑफ दीज? फर्स्ट हाफ ऑफ विक्टोरियन पीरियड के लिए मैंने इसको एज ऑफ टेनिसन कहा था वैसे। देखते हैं आंसर। तो आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 का आंसर है, देखो इसको लेसस फेयर कहा गया है। यहां पर मैं इसको मिटा दे रहा हूं, लेसस फेयर। एंड व्हाट डज लेसस फेयर मीन? इट मींस फ्री ट्रेड, इट मींस फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड। एक्चुअली जो है इंग्लैंड की इकोनॉमी को खोल दिया गया, और बाहर से भी जो इंपोर्ट करते थे चीजों को, उनको जो है फ्रीली मार्केट में उतारा गया। जैसे हमारे यहाँ मैंने बताया था ना, हाँ, इंडिया में जैसे मनमोहन सिंह ने किया था ना 1990s में, हाँ, इन्होंने लिबरल जो है और बाहर के गुड्स को भी वेलकम कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट, बस 2-4 क्वेश्चन और हैं। इनमें से कौन से कवि को पोएट ऑफ वेडेड लव, शादीशुदा लोगों का कवि कहा गया है? पोएट ऑफ वेडेड लव, वेडेड लव, वेडेड मींस मैरिड। बिल्कुल, देखो इसका आंसर जो है ऑब्वियसली ऑप्शंस ही विक्टोरियन एज के हैं नहीं। दांते जो है क्लासिकल है, शैले रोमांटिक है। आंसर वैसे भी इसका क्या है? ब्राउनिंग। तो ब्राउनिंग को पोएट ऑफ वेडेड लव कहा गया। ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। हु सेड Brownings is preeminently a poet of world? कोटेशन नोट कर लेंगे। ब्राउनिंग को पोएट ऑफ द वर्ल्ड किसने कहा है? ठीक है, ब्राउनिंग को पोएट ऑफ द वर्ल्ड तो WJ लॉन्ग ने बोला है। WJ लॉन्ग ने बोला है ब्राउनिंग को पोएट ऑफ द वर्ल्ड। ब्राउनिंग को WJ लॉन्ग ने और क्या बोला है? वॉइस ऑफ एंग्लो सैक्सन। ये भी नोट कर लेना, वॉइस ऑफ एंग्लो सैक्सन, लॉन्ग ने ही बोला है इसको, इनको, पोएट ऑफ द वर्ल्ड या वॉइस ऑफ एंग्लो सैक्सन। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, बैकेट, खाली बैकेट करके ये बुक किसने लिखी है? ये तो पढ़ाया है क्वेश्चन। बैकेट, बैकेट लिखी है टेनिसन ने, ठीक है, टेनिसन ने। फिर 8th भी बहुत इजी है, जिसने पढ़ा है, नहीं है जिसने पढ़ा वो नोट कर लेंगे। 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर। आंसर है ऑफ कोर्स जॉन रस्किन, जॉन रस्किन 1849 में पब्लिश्ड है। बी ऑप्शन है जॉन रस्किन, ठीक है, 1849 में पब्लिश्ड है। 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। हाउस होल्ड वर्क्स, हाउस होल्ड वर्ड्स, ये तो डिकिंस, चार्ल्स डिकिंस,
चार्ल्स डिकेंस की मैगजीन का नाम है हाउस होल्ड वर्ड्स। ये जो भी वॉलंटियर है डिकेंस की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं बार बार, DICKENS, ठीक है, डिकेंस। लास्ट क्वेश्चन, नहीं सेकंड लास्ट, हाँ लास्ट, द बैले ऑफ रीडिंग गयोल, GAOL, इंपॉर्टेंट वर्क है किसका? द बैले ऑफ रीडिंग गयोल इज एन इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ, ठीक है, बिल्कुल ऑस्कर वाइल्ड है, ऑस्कर वाइल्ड है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे चार्ल्स डिकेंस की हाउस होल्ड वर्ड्स का ईयर भी नोट कर लेना, 1850 से 1859 तक, 9 साल तक ये मैगजीन जो है एक्टिव रही, जिसको एडिट खुद करते थे चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस 1850 से 1859 तक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज इतना कर लेते हैं, 30-32 क्वेश्चन हो गए, ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चंस थे। आप लोग भी अपने रिस्पॉन्सेज देते रहिएगा, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट, चलो इसको करेक्ट कर देंगे, तो करेक्ट करके रीसेंड कर देना बबीता ना। बाकी जो बच्चे हैं वो भी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने बताया कि लॉन्ग ने बोला है करके, लॉन्ग ने ये तो बोला है उनको, बट ये जो आंसर है इसका आंसर है रिकेट ने बोला है, ठीक है। ब्राउनिंग इज प्री एमिनेंटली अ पोएट ऑफ द वर्ल्ड, कॉम्पटन रिकेट ने बोला है। क्रॉम्पटन रिकेट की हिस्ट्री हमने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, अलग टाइप की हिस्ट्री लिखते हैं थोड़ी, ठीक है। चलिए तो इतना कर लेते हैं आज।